नमस्कार, स्वागत है आपका द इकोनॉमी जंक्शन की इस कक्षा में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी निरंतर एकदम अच्छे तरीके से चल रही है। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तेजी से आप लोग जुड़ जाइए। तो आज की कक्षा में हम बात करेंगे कि किस तरीके से अभी तक की हमने हमने जो 4 स्थितियां को देखा था, मुख्य रूप से 4 और लास्ट में हम लोगों ने स्टैगफ्लेशन के बारे में देखा था। हमने टॉपिक दिया था वैल्यू ऑफ मनी, प्राइस स्टेबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ मनी। ये टॉपिक थी हमारी, उसमें हम लोगों ने इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की क्रिया रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन हम लोगों ने पढ़ा था और स्टैगफ्लेशन की भी हमने चर्चा कर ली थी। तो ये 5 प्रमुख स्थितियों की हम लोगों ने चर्चा किया था और हमने कहा था कि डिफ्लेशन, हमने ये देखा था कि डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, ये दोनों अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक। तो अगर ये नुकसान पहुंचा रहा है अर्थव्यवस्था को, तो हमने वोट देके सरकार को बनाया है। हमारे देश में एक के सबसे बड़ी संस्था केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इनका कुछ कार्य तो होगा। इसमें काम करने वाले लोग हैं, कुछ तो करेंगे, ऐसे तो नहीं बैठे रहेंगे। तो हमारे देश की सरकार जो है अपने राजकोषीय नीति के माध्यम से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में जो असंतुलन होता है यानी डिफ्लेशन और उसी का बड़ा रूप जो मंदी होता है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये नीति बनाती है। तो ये नीति है क्या, इसमें कौन कौन से ऐसे टूल्स है, आरबीआई कौन कौन से ऐसे टूल्स यानी हथियारों का प्रयोग करता है, यंत्र का प्रयोग करता है जिससे इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए एक बार पहले समराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में असंतुलन को दूर करने के भारत में कौन कौन से उपाय है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चल तो यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा। इन चारों कंडीशन को हम लोग एक जगह देखेंगे। कौन कौन सी कंडीशन? हम लोग ने इन्फ्लेशन को देखा था, हम लोगों ने इन्फ्लेशन को देखा था, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने डिफ्लेशन को देखा था, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। फिर हम लोगों ने रिफ्लेशन को देखा था, हम लोगों ने रिफ्लेशन को देखा था। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट में हम लोगों ने डिसइन्फ्लेशन को देखा था। डिसइन्फ्लेशन को हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये 4 कंडीशन को हम लोगों ने पूरी तरीके से देखा था। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है, रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। अब आइए, अब एक जगह सबको हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से समराइज करें, अच्छे तरीके से सारे की सारी चीजों को हम लोग क्या करें, यहाँ पे समराइज करें। हाँ जी, चलिए जी। तो ये सारे के सारे टर्म्स को यहाँ पे हम लोग देखिए, इसको हम लोगों ने क्या देखा था? इसको हमने कहा था कि ये आपका जनरल प्राइस लेवल है। ये क्या है? आपका जनरल प्राइस लेवल है, जहां पे D बराबर S होता है। इसको हम संतुलित कीमत स्तर भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? संतुलित कीमत स्तर, या इसको हम सामान्य कीमत स्तर। ये क्या है? सामान्य कीमत स्तर, ठीक है, चलेंगे। और ये D बराबर S के सिचुएशन को दर्शाता है, D बराबर S, ठीक है। और संतुलित कीमत, इससे ऊपर अगर कीमत जाएगी, समझिएगा, इससे ऊपर कीमत जाएगी तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका D ग्रेटर देन S। इसमें क्या होता है? कीमत बढ़ता है, इसमें कीमत बढ़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कीमत निरंतर बढ़ता है,
इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, इनको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और ये क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए निगेटिव, अर्थव्यवस्था के लिए निगेटिव, अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, निगेटिव। और यहाँ पे ये भी आप नोट करेंगे, यहाँ पर ये भी आप यहाँ पे नोट करेंगे कि कीमतें जो यहाँ पे बढ़ती है, निरंतर कीमतें बढ़ती है अनियंत्रित, अनियंत्रित, अनियंत्रित बाजार की परिस्थिति के कारण, बाजार की परिस्थिति के कारण, बाजार की परिस्थिति के कारण, जैसे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा और कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कीमतें यहां पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, अब इसको कंट्रोल करने की क्रिया, इसको कंट्रोल करने की क्रिया क्या है, इसको कंट्रोल करने की क्रिया, इसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, इसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। और डिसइन्फ्लेशन में जैसे ये क्या होता है, यहां पे बाजार की परिस्थिति कारण सरकारी हस्तक्षेप यहां पर नहीं होता, यहां पे सरकारी हस्तक्षेप नहीं, सरकारी हस्तक्षेप नहीं। डिसइन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने की क्रिया, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने की क्रिया। और इसमें क्या होता है, इसमें कीमतें कम होती हैं, इसमें क्या होती है, कीमतें कमी होती है, क्योंकि मनी सप्लाई को कम करके डिमांड को कम करके कीमत को कम किया जाता है। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या होता है, नियंत्रित होता है, ये नियंत्रित होता है। ठीक है, नियंत्रित। और ये सरकार तथा आरबीआई जानबूझकर ऐसा करती है, ऐसा करती है। सरकार करती है अपने राजकोषीय नीति के माध्यम से, सरकार जिस नीति से करती है राजकोषीय नीति, आरबीआई जिस नीति से करता है मौद्रिक नीति। ये क्या हो जाएगा, मौद्रिक नीति। ठीक है, यहां पे इसका मतलब सरकारी हस्तक्षेप है, यहां पर क्या है, सरकारी हस्तक्षेप है। और ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है। अब आएंगे, अब ये क्रिया जो है, ये जो क्रिया है नीचे, यहां पे नीचे ये कीमत का गिरना, यानी इसकी ठीक विपरीत स्थिति, जब सप्लाई ग्रेटर देन, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे जब सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हो जाएगा तो कीमतें निरंतर क्या होगी, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, कीमतें निरंतर गिरेगी। और ये क्या होगा, यहां पर इसे हम कहते हैं डिफ्लेशन, और इसमें कीमतें निरंतर गिरती है अनियंत्रित। ये क्या है, अनियंत्रित तरीके से, और बाजार की परिस्थिति के कारण, बाजार की परिस्थिति के कारण, नोट कर लीजिएगा, एक जगह आपको सारा का सारा चीज जो है ना, एक जगह आपको पूरा का पूरा चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाजार की परिस्थिति के कारण इसमें क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है, जिससे डिमांड कम हो जाता है और कीमतें निरंतर गिरते रहती है, कीमत जो है निरंतर गिरते रहती है। ठीक है, हाँ जी, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, यहां भी क्या है, सरकारी हस्तक्षेप है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं। अब इसी कीमत को वापस लाके इस बिंदु पर छोड़ देना। ठीक है, इसी कीमत को वापस जो है इस बिंदु पे लाके छोड़ देना, इस बिंदु पे लाके छोड़ देना, ये कहलाता है रिफ्लेशन। और रिफ्लेशन में कीमत बढ़ती है
और कैसे यहाँ पे मनी सप्लाई को बढ़ा के, डिमांड को बढ़ा के और कीमत को बढ़ाया जाता है। मनी सप्लाई को बढ़ा के, डिमांड को बढ़ा के और यहाँ पे कीमत को बढ़ाया जाता है। लेकिन ये जो कीमत जो बढ़ रही है ना, ये क्या है आपका, ये जो कीमत बढ़ रही है ये आपका नियंत्रित है। ये क्या है आपका नियंत्रित, ये आपका नियंत्रित तरीके से नियंत्रित है ये कीमत जो बढ़ रही है। और यहां पे सरकार तथा आरबीआई, सरकार तथा आरबीआई द्वारा, सरकार तथा आरबीआई के हस्तक्षेप से, सरकार तथा आरबीआई के हस्तक्षेप से ऐसा होता है। ठीक है, और ये भी चीजें क्या है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। इससे भी क्या होता है, अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे जो कीमत बढ़ रही है जनरल प्राइस लेवल से ऊपर है, अनियंत्रित है, अर्थव्यवस्था को क्या हो जाता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान। इसमें जो कीमत जो है ये निरंतर जो है कीमत गिर रही है, इससे क्या है जनरल प्राइस लेवल से नीचे चला गया है, इससे भी क्या होता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान। तो ये यहाँ पे आप टर्म देख रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है कीमत जो है निरंतर गिर रही है, कीमत निरंतर गिर रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कीमत जो है निरंतर गिर रही है, यहाँ पे कीमत निरंतर बढ़ रहा है। तो चारों टर्म्स जो है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन एक जगह आपको यहाँ पे बता दिया गया। आइए फिर से एक बार तेजी से रिवीजन की, आपको एकदम दिमाग में याद हो जाए, आपको क्लास में ही याद हो जाए और आपको दोबारा जो है या ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की आपको जरूरत ना हो। तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन जब ये वाली कंडीशन हो जाए, ये भी अर्थव्यवस्था के, ये क्या है, ये अर्थव्यवस्था को नुकसान और ये अर्थव्यवस्था का असंतुलन को दर्शाता है। ये क्या है, असंतुलन, ये भी आपका संतुलन, ये भी असंतुलन, ये भी आपका असंतुलन स्थिति है, असंतुलन। ठीक है, ये तो संतुलित लाने की क्रिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कीमत यहाँ पे कीमत को लाके इस बिंदु पर छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे कीमत को लाके इस बिंदु पर क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब मांग जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो कीमत निरंतर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मनी सप्लाई हो जाता है तो डिमांड बढ़ता है तो कीमत बढ़ती है। ये कीमत बढ़ रही है तो निरंतर अनियंत्रित तरीके से, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, निरंतर तेजी से बढ़ते जा रही है। ठीक है, और बाजार की परिस्थिति कारण बाजार में कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है जैसे मनी सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक, इसी का ठीक उल्टा डिफ्लेशन है। इसमें क्या होता है कि कीमत निरंतर कम होती रहती है और ये बाजार की परिस्थिति कारण, बाजार की परिस्थिति मतलब कि यहाँ पे जरूरत से कम, यानी जितना बाजार में पैसा होना चाहिए, मनी सप्लाई होना चाहिए, उससे काफी कम हो जाता है। तो यहाँ पे मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो मांग कम हो जाएगा, कीमत निरंतर गिरेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है, बाजार की परिस्थिति के कारण ये दोनों कंडीशन होती है और ये दोनों असंतुलन की अवस्थाएं अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है और ये क्या है, निगेटिव है। ये क्या है, निगेटिव है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका निगेटिव है, नकारात्मक है। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करने की क्रिया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की क्रिया क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की क्रिया डिसइन्फ्लेशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की क्रिया डिसइन्फ्लेशन है। इसमें मनी सप्लाई जो ज्यादा हो गया है, मनी सप्लाई ज्यादा पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, कंट्रोल्ड वे में होता है। जितना ज्यादा है ना, जैसे मान लीजिए जरूरत है मनी सप्लाई बाजार में 500 करोड़, हो गया है 600 करोड़, तो यहाँ पे मनी सप्लाई जो सरकार कम करेगी, आरबीआई कम करेगी, वो केवल 100 करोड़ कम करेगी। यानी जितना ज्यादा है जरूरत से ज्यादा, उतना ही मनी सप्लाई कम करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, मनी सप्लाई को यहाँ पे कम करके डिमांड को कम करना, नियंत्रित तरीके से कीमतों को कम किया जाता है और वापस लाके इस बिंदु पे छोड़ दिया जाता है। सरकार और आरबीआई जानबूझकर, सरकार राजकोषीय नीति और यहाँ पे आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था को फायदा होता है
और ये पॉजिटिव है। ठीक इसी तरीके से डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की क्रिया, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की क्रिया क्या है? ये है आपका रिफ्लेशन, और इसमें कीमत बढ़ती है और इसमें मनी सप्लाई को बढ़ाकर, डिमांड को बढ़ाकर कीमत बढ़ाई जाती है। लेकिन मनी सप्लाई जो बढ़ाई जाती है नियंत्रित तरीके से, एक प्लान के तहत यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है और कीमत डिमांड बढ़ाकर कीमत बढ़ाई जाती है। नियंत्रित तरीके से यहां से लाके इस बिंदु पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल पे, जनरल प्राइस लेवल पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अर्थव्यवस्था को क्या होता है? फायदा होता है। चलिए जी, ये चीज हम लोगों ने पूरा एक जगह समराइज कर दिया। एक जगह हमने क्या किया? पूरा का पूरा यहाँ पे आपको समराइज कर दिया। एक जगह क्या किया? समराइज कर दिया। ठीक है, चलिए समझ गए? कोई दिक्कत? तो जितने भी टर्म है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, एक जगह। अब आइएगा, अब देखिए, अब हमने कहा था कि सरकार तो चुप तो रहेगी नहीं। अगर अर्थव्यवस्था में असंतुलन होता है, अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा पहुंचती है, तो सरकार चुप तो रहेगी नहीं, सरकार कुछ ना कुछ करेगी। तो सरकार भी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी करता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हेडिंग दे दीजिएगा कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। यहां पे हेडिंग दे दीजिएगा, यहां पे हेडिंग आप दे देंगे कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल ऑफ, हेडिंग दे देंगे कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, एंड डिफ्लेशन, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन इंडिया। भारत में मुद्रास्फीति, भारत में मुद्रास्फीति, भारत में मुद्रास्फीति तथा, भारत में मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन का, मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन का नियंत्रण, भारत में मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन का नियंत्रण, मुद्रा संकुचन का नियंत्रण। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तो दो नीतियां यहाँ पे कार्य करती हैं, यहाँ पे दो तरीके से दो नीतियां यहाँ पे कार्य करती हैं। कौन कौन सा? एक यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा, एक है आपका मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। इसका संचालन जो है, इसका संचालन जो है, संचालन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, आरबीआई। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, आरबीआई के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है राजकोषीय नीति, दूसरा राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी की चर्चा होती है और इसका संचालन जो है, इसका संचालन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका संचालन होता है। ठीक है, हाँ जी, भारत में मुद्रास्फीति का या मुद्रा संकुचन का नियंत्रण, ये दो नीतियां कार्य करती है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी ना, इसमें भी आपका, इसमें भी दो नीतियां होती हैं, इसमें भी आपका दो नीति हम देखेंगे। चलिए, इसमें भी दो नीति देखेंगे, इसमें भी दो नीति होता है, इसमें भी दो नीति होता है। एक है आपका परिमाणात्मक विधि। किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं इसकी, मौद्रिक नीति की। परिमाणात्मक विधि, परिमाणात्मक विधि यानी क्वांटिटेटिव मेथड,
क्वांटिटेटिव मेथड परिमाणात्मक विधि, और दूसरा है गुणात्मक या चयनात्मक विधि। इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड या सेलेक्टिव मेथड। ठीक है, गुणात्मक या चयनात्मक विधि। परिमाणात्मक विधि में बहुत सारे टूल्स आते हैं, इसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं। जैसे पहला इसमें आप नोट करिएगा रेपो रेट। पहला आप नोट करेंगे रेपो रेट। इसको हम रेपो दर ही कहते हैं। और दूसरा जो है बैंक रेट, रेपो रेट। एक आता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसको रिवर्स रेपो दर ही कहते हैं, या रिवर्स या उलट रिवर्स रेपो दर। ठीक है। तीसरा यहां पे नोट करेंगे बैंक रेट यानी बैंक दर। ठीक है, बैंक दर। चौथा यहां पे नोट करेंगे, यहां पे कैश रिजर्व रेशियो, जिसको शॉर्ट में CRR कहते हैं। CRR कहते हैं। नगद आरक्षित अनुपात। नोट कर लिए। सवाल यहां से भी पूछ लेता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। पांचवा यहां पे मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक विधि में ही, या इसको हम मात्रात्मक भी कहते हैं, मात्रात्मक विधि। ठीक है, तो यहां पे टोटल हमने कितना देखा? यहां पे टोटल हमने 4। अब यहां पे 5 नंबर पे लिखेंगे। पांचवा SLR यानी स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट में इसको कहते हैं SLR, CRR और SLR। इसके अलावा छठा यहां पे लिखेंगे ओपन मार्केट। इसको हिंदी में आप क्या कहेंगे? इसको हिंदी में आप कहेंगे वैधानिक। हिंदी में कहेंगे आप वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात। वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी OMO। इसको हम कहेंगे खुली बाजार की क्रियाएं, खुली बाजार की क्रियाएं। ठीक है। सातवां MSF, सातवें नंबर पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
स्टैंडिंग, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हाँ जी, MSF, तरलता, MSF, मार्जिनल, हाँ जी, सीमांत अस्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा, सीमांत अस्थायी सुविधा। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या क्या देखा, यहां पे आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि भारत में अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, भारत में अगर मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करना है, तो इसके लिए दो तरीके की मुख्य नीतियां कार्य करती है। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और या मंदी को नियंत्रित करने के लिए दो नीतियां कार्य करती हैं। एक नीति है मौद्रिक नीति, जिसका संचालन एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और दूसरा राजकोषीय नीति, जिसका संचालन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत दो तरीके की विधियां कार्य करती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत दो चीज यहां पे देखने को मिलता है, एक है क्वांटिटेटिव मेथड, परिमाणात्मक विधि, और दूसरा है गुणात्मक या चयनात्मक विधि। ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड या सिलेक्टिव मेथड। परिमाणात्मक विधि में हम बात कर रहे हैं रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का, बैंक रेट का, कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR का, और यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे इसी के अंतर्गत यानी मात्रात्मक विधि के ही अंतर्गत हम बात कर रहे हैं स्टैच्यूअल लिक्विडिटी रेशियो यानी सांविधिक तरलता अनुपात, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की क्रियाएं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF यानी सीमांत अस्थायी सुविधा। सीमांत अस्थायी सुविधा की यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो रहा आपका, ये आपका टोटल जो है याद रखिएगा। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को यहाँ पे, हाँ जी, चलिए उसके बारे में आगे हम चर्चा कर देंगे। इसके बारे में चर्चा थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ये तो हो गया ना, इतनी सारी बातें, ये सब जो है आपकी मात्रात्मक विधि के अंतर्गत आता है, मात्रात्मक विधि के अंतर्गत आता है। आगे जो है यहाँ पे ये भी आप नोट कर लेंगे, गुणात्मक विधि, मौद्रिक नीति का ही यहाँ पे हम बात करें तो मौद्रिक नीति के ही गुणात्मक विधि, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के ही हम इसमें चर्चा करेंगे। किसका? इसमें हम चर्चा करेंगे गुणात्मक विधि। गुणात्मक कहिए या चयनात्मक, गुणात्मक विधि, क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, इसके कौन कौन से टूल्स है? इसमें अगर हम टूल्स की बात करें ना, इसके अंतर्गत जो भी टूल्स है, तो टूल्स में कौन कौन से टूल्स आएगा? पहला आप लिख लेंगे, पहला लिखिएगा साख की राशनिंग, पहला यहां पे लिखेंगे साख की राशनिंग, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट राशनिंग भी कह सकते हैं। दूसरा प्रतिभूति ऋणों की आवश्यक सीमा में परिवर्तन, प्रतिभूति ऋणों की आवश्यक सीमा में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन मार्जिन ऑन सिक्योरिटी लोन, चेंज इन मार्जिन
चेंज इन मार्जिन ऑन सिक्योरिटी लोन, ऑन सिक्योरिटी लोन। ठीक है। तीसरा इसमें हम चर्चा करते हैं उपभोक्ता साख नियमन, उपभोक्ता साख नियमन, उपभोक्ता साख नियंत्रण, उपभोक्ता साख नियंत्रण यानी कंज्यूमर्स क्रेडिट कंट्रोल, कंज्यूमर्स क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है। चौथा जो है नैतिक दबाव, नैतिक दबाव, मोरल स्वेसन। ठीक है। पांचवा इसमें प्रत्यक्ष कार्यवाही, पांचवा है प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। चलिए, राजकोषीय नीति के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे, अब एक एक करके हमको इसे पढ़ना है, इसके पढ़ना है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने क्या जाना, आज की कक्षा में हम लोगों ने क्या क्या देखा। आज की कक्षा में हमने समराइज किया जो अभी तक हम लोगों ने मुख्य रूप से जो 4 हम लोगों ने पढ़ा था, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन, उसको हमने एक जगह जनरल प्राइस लेवल से कंपेयर कर दिया। एक जगह हमने क्या कर दिया, जनरल प्राइस लेवल से कंपेयर कर दिया। ठीक है। ये दोनों असंतुलन है। ठीक है। संतुलन की स्थिति क्या होती है, संतुलन की स्थिति D बराबर S होता है। इसे हमने कंपेयर कर दिया, सारी चीजों को आपको बता दिया। फिर हमने कहा कि ये जो दोनों ये जो असंतुलन है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये दोनों अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, असंतुलन है, विकास में बाधक है, निगेटिव है। ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भारत में 2 नीतियां कार्य करती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में भी 2 तरीके का मेथड होता है, एक क्वांटिटेटिव मेथड, एक क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में हमने देखा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो CRR या और SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। और यहां पे हम लोगों ने जो गुणात्मक विधि है, गुणात्मक विधि या चयनात्मक विधि, इसमें हम लोगों ने देखा रास्टिंग ऑफ क्रेडिट, चेंज इन मार्जिन ऑन सिक्योरिटी लोन, कंज्यूमर्स क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुएसन, डायरेक्ट एक्शन, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे, कल से हम लोग फिस्कल पॉलिसी पे बाद में चर्चा करेंगे। जब पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तब फिस्कल पॉलिसी पे हम चर्चा करेंगे। कल की कक्षा में, कल से हम लोग बात करेंगे इस पे, कल से हम चर्चा करेंगे कि रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एक एक करके इस पे चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इनका प्रयोग, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत क्वांटिटेटिव मेथड का प्रयोग किस तरीके से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, यानी हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बाय क्वांटिटेटिव मेथड, बाय क्वालिटेटिव मेथड, बाय रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजों को हम देखेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। ये नोट कर लीजिएगा, सवाल डायरेक्ट यहां से भी आता है कि इनमें से कौन से क्वांटिटेटिव मेथड का अंग नहीं है। तो आपको क्या करेगा, 3 यहां से उठा के दे देगा, एक क्वालिटेटिव मेथड से दे देगा, एक फिस्कल पॉलिसी से दे देगा। तो ये आपको याद रखना है कि क्वांटिटेटिव मेथड के ये सारे पार्ट हैं और ये क्वालिटेटिव मेथड के सारे पार्ट हैं, ये आपको याद रखना है। एकदम सीधे सीधे सवाल पूछता है, एकदम सीधा सवाल पूछता है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, हम अपने मॉनेटरी पॉलिसी की शुरुआत कर देंगे। ठीक है। धन्यवाद। अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़िए, निरंतर नोट्स बनाइए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जीवन भर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारी गारंटी है। ये गारंटी है कि आपको दोबारा कहीं भी इंडियन इकोनॉमी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे तरीके से आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। बस आपको काम करना है कि रेगुलरिटी को मेंटेन रखना है, रेगुलर जैसे हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लिखा रहे हैं, वैसे आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए आपका काम में आएगा। ठीक है। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।